8वां पत्र। तारीख है 11 जनवरी सन 1931। यूनान के नगर राज्य। मैंने अपने पिछले सत्र में यूनानियों या हेलेंस का कुछ हाल लिखा था। आओ हम फिर इन पर एक नज़र डालते हैं और इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह के लोग थे। जिन लोगों को या जिन चीज़ों को हमने कभी देखा नहीं है उनके बारे में सही और सच्चा ख्याल करना बहुत मुश्किल होता है। हम लोग अपनी आजकल की हालत और रहन सहन के इतने आदी हो गए हैं कि एक बिल्कुल दूसरी तरह की दुनिया की कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन प्राचीन दुनिया, चाहे वो भारत की हो, चीन की या मिस्र की, आजकल की दुनिया से बिल्कुल अलग थी। यूनान के बारे में एक बड़ी दिलचस्प बात है। ऐसा लगता है कि यूनानी लोग बड़ी बड़ी बादशाहतें और साम्राज्य पसंद नहीं करते थे। उनका हर एक राज्य स्वतंत्र हुआ करता था। ये राज्य छोटे गणराज्य होते थे। बीच में शहर होता था और चारों तरफ कुछ खेत होते थे जिनसे लोगों के लिए खाने की सामग्री मिलती थी। तुम जानती हो, गणराज्य का कोई राजा नहीं होता। यूनान के ये नगर राज्य बिना राजा के थे, लेकिन धनी नागरिक इसका शासन चलाया करते थे। साधारण आदमी को राज्य के मामलों में बोलने का कोई हक नहीं था। बहुत से गुलाम थे जिन्हें शासन में कोई अधिकार नहीं होता था और औरतों को एक प्रकार से कोई हक नहीं था। इस तरह आबादी के सिर्फ एक हिस्से को इन नगर राज्यों में नागरिकता का अधिकार मिला हुआ था और यही हिस्सा सार्वजनिक मामलों पर राय दे सकता था। इन नागरिकों के लिए वोट देना कोई मुश्किल काम नहीं था, क्योंकि सब के सब एक ही जगह पर इकट्ठा किए जा सकते थे। ऐसा इसलिए संभव था कि ये छोटे छोटे नगर राज्य थे। किसी एक सरकार की मताहती में कोई बड़ा देश नहीं था। भारत भर के या बंगाल या उत्तर प्रदेश जैसे सिर्फ एक प्रदेश के ही वोटरों को एक जगह जमा होने की कल्पना तो करो। ऐसा करना बिल्कुल असंभव है। बात को दूसरे देशों को भी इस कठिनाई का सामना करना पड़ा। तब इसके लिए प्रतिनिधि सरकार का हल ढूंढ कर निकाला गया। इसका मतलब ये हुआ कि किसी मामले का फैसला करने के लिए देश भर के सारे वोटरों को इकट्ठा करने की बजाय लोग अपने प्रतिनिधि चुन देते हैं, जो इकट्ठे होकर देश से संबंध रखने वाले सार्वजनिक मामलों पर विचार करते हैं। लेकिन इस चीज का यूनान से कोई ताल्लुक नहीं था। यूनान ने कभी नगर राज्य से बड़ी कोई राजनीतिक इकाई बनाई ही नहीं गई थी और इस तरह वो इस मुश्किल सवाल को टाल गया। हालांकि यूनानी लोग, जैसा कि मैं तुम्हें बता चुका हूँ, यूनान भर में और दक्षिण इटली, सिसिली और भूमध्य सागर के दूसरे किनारों पर फैल गए थे। लेकिन इन लोगों ने अपने अधीन इन सब देशों में कोई साम्राज्य या सरकार बनाने की कोशिश नहीं की। जहाँ कहीं ये गए वहीं इन्होंने अपना अलग नगर राज्य कायम कर लिया। तुम देखोगी कि शुरू के ज़माने में भारत में भी यूनान के नगर राज्यों की तरह ही छोटे छोटे गणराज्य या छोटे राज्य हुआ करते थे। लेकिन ये बहुत दिन तक कायम नहीं रहे, बड़े राज्यों में समा गए। इस पर भी बहुत समय तक हमारी गांवों की पंचायतों के हाथ में बड़ी ताकत रही। शायद पुराने आर्यों की पहली प्रेरणा यही होती थी कि जहाँ जाएं वहीं छोटे छोटे नगर राज्य बनाएं। लेकिन भौगोलिक परिस्थितियों और अपने से पुरानी सभ्यता के संपर्क ने इन्हें अपने विचारों उन देशों में जहाँ जाकर ये बसे थे धीरे धीरे छोड़ने पर मजबूर कर दिया। ईरान में खासतौर से हम देखते हैं कि बड़े बड़े राज्य और साम्राज्य कायम हुए। भारत में भी बड़े बड़े साम्राज्य स्थापित करने की ओर झुकाव रहा। लेकिन यूनान में नगर राज्य बहुत दिनों तक कायम रहा, जब तक कि एक इतिहास प्रसिद्ध यूनानी ने दुनिया को जीतने की पहली बार कोशिश नहीं की। इसका नाम था सिकंदर महान या अलेक्जेंडर। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। यूनानी लोगों ने अपने छोटे छोटे नगर राज्यों को मिलाकर कोई बड़ा राज्य, सल्तनत या गणराज्य बनाना पसंद नहीं किया। इनमें आपस में बड़ी प्रतिस्पर्धा रहती थी, जिसका नतीजा अक्सर लड़ाई होता था। फिर भी इन राज्यों को आपस में जोड़ने वाली बहुत सी समान कड़ियाँ थीं और भाषा एक, संस्कृति एक और मजहब एक था। इनके धर्म में अनेक देवी देवता माने जाते थे और इनकी पौराणिक गाथाएं हिंदुओं की पुरानी पौराणिक गाथाओं की तरह सुंदर और प्रचुर थी। ये लोग सौंदर्य के पुजारी थे। यूनान में ओलंपिया नामक स्थान पर समय समय पर इस तरह के खेल बड़े पैमाने पे हुआ करते थे और यूनान भर के लोग वहाँ जमा होते थे। तुमने सुना होगा ओलंपिक खेल आज भी होते हैं। ये नाम ओलंपिया में होने वाले पुराने यूनानी खेलों से लिया गया है और अब उन खेलों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो भिन्न भिन्न देशों के बीच होते हैं और जिनमें सर्वोत्तम खिलाड़ी चुने जाते हैं।